फ्लिकी आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, समय कम बचा है, भर्ती आगे भी जाती है या जो बचे हुआ समय है इसमें भी यदि आप शानदार तैयारी चाहते हैं तो जिन भी स्टूडेंट ने इससे पहले भी तैयारी करी है या कर रहे हैं उनको पता है कि फ्लिकी का जो क्वेश्चन बैंक है वो कितना इफेक्टिव है। आपका कंप्लीट सिलेबस जब आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में मिल जाता है, जब आप एक बिल्कुल वैसे ही रिवर्स इंजीनियरिंग जैसा है कि क्वेश्चन थ्रू कॉन्सेप्ट आपका पूरा रिवीजन हो जाता है। क्वेश्चन के माध्यम से आपको पता चलता है कि जब आप 7500 क्वेश्चन से गो थ्रू होंगे तो आपको इतने सारे आइडियाज आएंगे, आपको पता चलेगा आपकी तैयारी कितनी मजबूत है, क्या चीज़ें आपको आ रही हैं, क्या चीज़ें छूट रही हैं। सभी क्वेश्चन के सिंपल आंसर अवेलेबल कराए गए हैं, सभी क्वेश्चन के वहाँ वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल कराए हैं। यदि आप वर्कशॉप से जुड़ते हैं तो वहाँ पर आपको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसके वीडियोज़ के साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल कराए गए हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फ्लिकी का क्वेश्चन बैंक, जहाँ 7500 का क्वेश्चन बैंक है। अभी कुछ डिस्काउंट चल रहे होंगे तो आप जो भी फ्लिकी का टीम है उसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए कांटेक्ट नंबर पे, और वहाँ से जो भी आपका डिस्काउंट है वो ले सकते हैं, कोर्स परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन है बीबीआईएन समझौता, बीबीआईएन एग्रीमेंट। तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड्स में है। तो अपन को देखना है कि बीबीआईएन समझौता क्या है। तो सबसे पहले देखो बीबीआईएन है 4 देशों का ये एब्रीविएशन है, बीबीआईएन, ठीक है। तो इसमें देखो है भारत है, भूटान है, बांग्लादेश है, इंडिया है और नेपाल है। ये 4 देशों का एक जो एग्रीमेंट है, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट, मोटर वाहन समझौता है ये, मोटर वाहन समझौता। देखो इसके ऊपर जो है वो सहमति कब बनी, मतलब इसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले अपन देखते हैं। इसका उद्देश्य था कि यात्री और जो कार्गो है उनका जो परिवहन है उसको मुक्त करना, ताकि है आवागमन है वो सुविधाजनक हो सके और जो है निर्बाध जो है परिवहन सुनिश्चित हो सके। मतलब आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है, जो भी प्रोटोकॉल्स है उनको समाप्त कर दिया गया है। मतलब इसका जो है फिर ये पहली बार इसका एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, इसके ऊपर सहमति बनी थी 4 देशों के मध्य। 4 देश कौन कौन से देश थे ये जो इसमें नाम में थे, ठीक है। बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है और नेपाल है। अब इनमें से देखो भूटान है वो अलग हो गया 2017 में, भूटान अलग हो गया। कब हुआ? 2017 में। फिर भूटान चाहता है कि वो कार्बन न्यूट्रल है वो बना रहे, मतलब उसके जो कार्बन कंजप्शन है वो बहुत कम है, ठीक है, और जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है, मतलब जो इन्वायरमेंट के लिए। और उसकी जो है संसद है उन्होंने भी समर्थन इसको किया नहीं, इसलिए भूटान है फिर इससे अलग हो गया। अब वर्तमान में 3 देशों का समझौता है, वर्तमान में 3 देशों का, 3 देशों का समझौता, ठीक है। अब देखो 2022 में इसका जो अंतिम है वो अंतिम रूप दिया गया। इसको कब दिया? 2022, मार्च 2022 में, 22 में अंतिम रूप दिया। फिर है इसको देखो, और एडीबी के द्वारा है, एडीबी ने कहा हम ऋण देंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से ऋण मिलेगा, जिससे अपन है वो सड़कें वगैरह उनका निर्माण किया जाएगा और कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। मतलब बेहतर दक्षिण एशिया के अंदर बेहतर कनेक्टिविटी की इसका मेन उद्देश्य है, और कार्गो और जो यात्री परिवहन वाहन है उनका जो है फ्री मूवमेंट हो सके बिना किसी प्रोटोकॉल्स के। फिर है वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो इसके जो निर्माण से जो उप क्षेत्रीय पहल है, देखो ये उप क्षेत्रीय पहल है। दक्षिण एशिया के अंदर 3 देश इसमें सम्मिलित है, ठीक है। तो दक्षिण एशिया बड़ा क्षेत्र है, उनमें से उप क्षेत्र में है। तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि भाई इसके बनने से 60% है वो व्यापार और परिवहन में वृद्धि होगी लगभग, ठीक है। तो ये इसका देखो मोटा मोटा खाका है कुछ, इनको फिर अपन को शब्दों में लिखना है। सबसे पहले लिखते हैं अपन BBIN एक मोटर वाहन समझौता है, एक इसको लिखते हैं BBIN 4 देशों के मध्य यात्री और कार्गो परिवहन को सुगम बनाने के लिए, परिवहन को सुगम बनाने के
के लिए एक मोटर वाहन समझौता है। एक मोटर वाहन समझौता है। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं 2015 में इस पर बांग्लादेश फिर है भूटान, फिर भारत और नेपाल के मध्य सहमति बनी। है। फिर अपन लिखते हैं आगे 2017 में भूटान इस समझौते से अलग हो गया। इस समझौते से अलग हो गया। ये क्यों हो गया? भाई वो उसका है, उसकी संसद ने परमिशन नहीं दी और मतलब अनुमोदन नहीं किया, और साथ में है कि वो चाहता है कि वो कार्बन न्यूट्रल है, वो कार्बन नकारात्मक बना रहे। भाई जहाँ वहाँ पे मोटर व्हीकल ज़्यादा सड़कें बनेगी, मोटर वाहन ज़्यादा चलेंगे तो कार्बन एमिशन होगा, अलग हो गया। फिर अपन लिखते हैं इसके ऊपर जो है अंतिम रूप इसको मार्च 2022 में इस समझौते को अंतिम रूप दिया गया। अब देखो इसमें 3 ही सदस्य इसके पार्ट है। फिर 3 देश लिख दो आगे, 3 देशों ने इन देशों के मध्य। ठीक है, भूटान है इसका पर्यवेक्षक बना, अब इसका सदस्य नहीं है। ठीक है, फिर एक है इससे उप क्षेत्रीय सहयोग है वो बढ़ता है। फिर देखो अपन इसमें एक चीज और लिख सकते हैं कि एडीबी द्वारा फंडिंग, फिर है वर्ल्ड बैंक के अनुसार 60% है वो व्यापार बढ़ेगा। वर्ल्ड बैंक के अनुसार 60% व्यापार वृद्धि होगी, व्यापार में वृद्धि। ठीक है, कितने प्रतिशत? 60% व्यापार में दक्षिण एशिया के अंदर जो सदस्य देश हैं वहाँ पे मूवमेंट बढ़ेगा, प्रोटोकॉल्स रहित ट्रांसपोर्टेशन होगा, यात्री ज़्यादा जाएंगे। ठीक है, माल परिवहन आसान होगा, तो 60% व्यापार में वृद्धि होगी। ये हो गया बीपीआईएन समझौता। क्वेश्चन है IORA के महत्वपूर्ण जो प्राथमिकता क्षेत्रों को लिखिए। राइट द मेन प्रायोरिटी एरियाज ऑफ IORA। तो IORA के मेन है वो 6 प्रायोरिटी सेक्टर है वो डिक्लेयर किए हुए हैं। कितने? 6th प्राथमिकता क्षेत्र वो है, उसको घोषणा की हुई है। तो अपन इन 6 प्राथमिकता क्षेत्रों को लिखते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं एक, ठीक है, तो इसमें देखो समुद्री सहयोग, रक्षा और सुरक्षा। ठीक है, तो समुद्री रक्षा और सुरक्षा। फिर है दूसरा मत्स्य प्रबंधन। ठीक है, मत्स्य प्रबंधन हो गया। फिर तीसरा अपन देखते हैं इसमें व्यापार और निवेश सुगमीकरण। व्यापार और निवेश सुगमीकरण। फिर चौथा
चौथा अपन देखते हैं इसमें आपदा खतरों को कम करना है, पर्यटन प्रोत्साहन और सांस्कृतिक सहयोग। ठीक है, आपदा खतरों को कम करना, आपदा खतरों को कम करना। ठीक है, किसका? आपदा खतरों को कम करना है, पर्यटन प्रोत्साहन और सांस्कृतिक सहयोग, पर्यटन प्रोत्साहन और सांस्कृतिक सहयोग, सांस्कृतिक सहयोग। तो देखो क्या क्या हो गया, समुद्री रक्षा और सुरक्षा है, मत्स्य प्रबंधन, व्यापार और निवेश सुगमीकरण, आपदा खतरों को कम करना है, पर्यटन प्रोत्साहन और सांस्कृतिक सहयोग। फिर है शैक्षिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग। ठीक है, शैक्षिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग, शैक्षिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग। तो इन क्षेत्रों के अंदर है वो सहयोग स्थापित करना IORA का मेन उद्देश्य है। तो IORA क्या है? इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो हिंद महासागर क्षेत्र है, उसके अंदर जो तटीय क्षेत्र है उनमें एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मध्य है वो देश है, उनका सबका सहयोग स्थापित करना। इसके जो मेन है वो जो 6 प्राथमिकता क्षेत्र है इनको अपन ने लिखा है। तो इसके बाद है वो कुछ और भी प्राथमिकता क्षेत्र इसमें ऐड किए गए हैं, जलवायु परिवर्तन है, ब्लू इकोनॉमी है, महिला आर्थिक सशक्तिकरण है, ठीक है, और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र। इसको आगे लिखते हैं अपन अगले पेज में। अन्य प्राथमिकता क्षेत्र, कौन से? जलवायु परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी। क्या हो गया? जलवायु परिवर्तन हो गया, ब्लू इकोनॉमी हो गया। फिर महिला आर्थिक सशक्तिकरण है, महिला आर्थिक सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। तो ये हो गए प्राथमिकता के क्षेत्र। तो 6 तो ये हो गए, समुद्री रक्षा सुरक्षा, मत्स्य प्रबंधन, व्यापार और निवेश सुगमीकरण, आपदा खतरों को कम करना, पर्यटन प्रोत्साहन और सांस्कृतिक सहयोग है, शैक्षिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग। फिर और है जो है जलवायु परिवर्तन है उसको रोकना है, ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, महिला आर्थिक सशक्तिकरण को मतलब हासिल करना है। ठीक है, तो ये कुछ प्राथमिकता क्षेत्र हो गए IORA के। क्वेश्चन है IPSA, IBSA। तो IPSA क्या है? तो IPSA देखो 3 देशों का एक संगठन है। ठीक है, IBSA, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। क्या है? इंडिया, फिर ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई थी 2004 में। ठीक है, फिर देखो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में इसका एक स्थायी ऑफिस है, मतलब इसका जो अध्यक्षता है वो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा, प्रबंधन है जो इसका ऑफिस का वो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में दक्षिण सहयोग के लिए जो है किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, में है वो इसका प्रबंधन, इसकी जो अध्यक्षता है उसका प्रबंधन किया जाता है। ठीक है, किसके लिए किया जाता है? इसको तो गठन है वो क्यों हुआ? दक्षिण सहयोग के लिए, दक्षिण सहयोग के लिए, सहयोग के लिए। तो ये IPSA हो गया। ठीक है, तो इसका तो मेन उद्देश्य क्या है? मेन उद्देश्य है कि गरीबी और जो भूखमरी है उसको कम करने के लिए जो विकास परियोजना है उनको सुगम बनाना, गरीबी, भूखमरी को कम करने के लिए विकास परियोजना,
विकास परियोजनाओं को सुगम बनाना, विकास परियोजनाओं को सुगम बनाना, सुगम बनाना। फिर है वो, इसकी जो अध्यक्षता है वो अभी ब्राजील को दी है 2023 में, ब्राजील अध्यक्ष है, पहले भारत था, ब्राजील को इसकी अध्यक्षता है वो दी गई है। ठीक है, तो इसके बारे में अपन लिखते हैं, इप्सा भारत ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के मध्य एक सहयोग मंच है, एक सहयोग मंच है। इसकी स्थापना 2004 में हुई, 4 में हुई। ठीक है, इसका प्रबंधन दक्षिण सहयोग के लिए, दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय द्वारा किया जाता है, राष्ट्र कार्यालय द्वारा किया जाता है। देखो G77 का जो G77 है उसका भी प्रबंधन है वो संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के द्वारा किया जाता है, वो भी दक्षिण सहयोग के लिए ही है। ठीक है, फिर है इसका जो उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य विकासशील देशों में गरीबी व भूखमरी को मिटाने के लिए मानव विकास परियोजनाओं को सुगम बनाना है, परियोजनाओं को सुगम बनाना है, ठीक है। सहयोग मंच है 2023 में अध्यक्षता ब्राजील की अध्यक्ष। तो ये रोटेशन में चलता रहता है, 3 देश ही तो है, तीनों के मध्य जो है अध्यक्षता रोटेशन में चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इप्सा के बारे में। इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, ये तीनों का एब्रीविएशन है, भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन के घटते महत्व के कारणों को लिखिए। 50 शब्द है, 5 अंक है। ठीक है, राइट द रीजन फॉर द डिक्लाइनिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द नॉन अलाइंड मूवमेंट। देखो नॉन अलाइंड मूवमेंट है जो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी शुरुआत कब हुई? 1961 में हुई। ये किस दौर में हुई? जब शीत युद्ध चल रहा था। क्या चल रहा था? शीत युद्ध। ठीक है, तो शीत युद्ध में अलग अलग ब्लॉक थे, इधर सैन्य संगठन थे, एक नाटो था, पूंजीवादी देश थे उनका, दूसरा था वार्सा पैक्ट। तो ये सैन्य ब्लॉक बने हुए थे, सैन्य ब्लॉकों में आपस में है वो एक संघर्ष, वैचारिक संघर्ष चल रहा था, जिसको अपन कहते हैं जो शीत युद्ध। ठीक है, मतलब ये युद्ध से पहले की कैसी स्थिति होती है, वैसे कोई एक चिंगारी की आवश्यकता होती है और युद्ध छिड़ सकता है, तो तनाव, फुल तनाव का जो उस टाइम का स्थिति थी, तो उस टाइम में है वो गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो उस टाइम भाई उसकी परिस्थितियाँ क्या थी? मेन तो कोई भी संगठन बनता है तो उसकी जो है वर्तमान है वो
समसामयिक परिस्थितियां होती है उसके हिसाब से उसके जो उद्देश्य है वो डिसाइड होते हैं। अब तो शीत युद्ध है वो कब से कब तक चला, 1945 से 1991 तक। अब 1991 में क्या हुआ, सोवियत संघ का विघटन हो गया। सोवियत संघ जिसको अपन यूएसएसआर कहते हैं, सोवियत संघ का विघटन हो गया। ठीक है, तो सोवियत संघ का विघटन होने से फिर क्या हुआ, जो नाटो जिनका था पूंजीवादी विचारधारा वाले देशों का सैन्य संगठन, तो क्या है, पूंजीवादी विचारधारा विजेता हो गई। ठीक है, तो अब है एक ध्रुवीय विश्व बच गया। ठीक है, तो अब एक ध्रुवीय विश्व हो गया तो फिर अब जो वैचारिक संघर्ष है वो तो समाप्त हो गया। तो जिनके खिलाफ है नॉन अलाइन मूवमेंट बना था जिस समस्या को हल करने के लिए, वो समस्या ही खत्म हो गई। तो समस्या खत्म हो गई तो फिर इसका तो है मैं तो थोड़ा सा कम हो गया कि भाई अब है कोई भी देश है वो आज़ाद, फिर ज़्यादातर देश भी आज़ाद हो गए। ठीक है, और जो अपनी विदेश नीति है हर देश अभी स्वतंत्र विदेश नीति को अपनाता है। तो इसका तो मेन वजह थी सोवियत संघ का विघटन 1991 में। ठीक है, फिर हथियारों की जो दौड़ है वो, ठीक है, मतलब उसकी प्रकृति में है बदलाव आ गया है। अब पहले प्रकृति वैसी नहीं रही है। ये सुरक्षा संबंधी चिंताएं हैं वो भी परिवर्तित हो रही है। अब नए नए संगठन है वो आ गए हैं। अब विश्व है कैसा हो गया, विश्व बहुध्रुवीय हो गया, बहुध्रुवीय विश्व हो गया है। अब है वो विश्व, ठीक है, तो बहुध्रुवीय विश्व हो गया। तो अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही। तो अब नॉन अलाइन मूवमेंट का है वो थोड़ी प्रासंगिकता है वो कम हो गई, महत्व है वो कम हो गया है। ठीक है, फिर देखो उस टाइम है वो ऐसे ज़्यादातर जो देश थे नॉन अलाइन मूवमेंट से जुड़े हुए वो जो समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए देश थे। ठीक है, जो अभी नए तरीके से स्वतंत्र हुए थे, नव स्वतंत्र देश है, विकासशील देश थे। अब देखो समाजवाद की जो अवधारणा है वो भी काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। पूंजीवाद पूरी दुनिया में, अब जो वैश्वीकरण की अवधारणा चल रही है, क्या चल रही है, वैश्वीकरण। फिर वैश्वीकरण के विपरीत एक और संरक्षणवाद की चल रही है। ठीक है, तो ये विचारधारा नई विचारधारा आ गई है, पैटर्न है वो चेंज हो गया है। इसलिए है अब नॉन अलाइन मूवमेंट की इतनी महत्व है वो कम हो गया है, इतना नहीं रहा जितना पहले था। ठीक है, तो अपन लिखते हैं इनको एक एक करके। तो अब लिख दो, तो घटते महत्व के कारण शीत युद्ध की समाप्ति, शीत युद्ध की समाप्ति से विश्व द्विध्रुवीय नहीं रहा, ध्रुवीय ना होकर अब बहुध्रुवता की ओर, जटिल बहुध्रुवता, अब जटिल बहुध्रुवता की ओर बढ़ रहा है, तो अब है वो सरल अंतर्निर्भरता नहीं रही है। अब है वो अंतर्निर्भरता है वो बहुध्रुवीय विश्व हो गया तो जटिल अंतर्निर्भरता हो गई है, बढ़ रहा है। अब इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ पे ये हटा देते हैं, बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ रहा है। जिसमें देशों के मध्य जटिल अंतर्निर्भरता हो गई है। मतलब पहले तो देखो दो गुट थे तो सरल अंतर्निर्भरता थी। कोई भी देश है
तो वो चाहता तो साम्यवादी ब्लॉक में सम्मिलित हो जाता या फिर पूंजीवादी ब्लॉक में सम्मिलित हो जाता। जब वो यदि साम्यवादी ब्लॉक में सम्मिलित हो गया तो फिर उसे पूंजीवाद से दुश्मनी हो गई उसकी, और जो पूंजीवाद से उसको कोई भी सहयोग प्राप्त नहीं होगा। तो ये सरल अंतर्निर्भरता हो गई। अब वर्तमान में ऐसा है कि जो है शक्तियों के बहुत सारे केंद्र बन गए हैं, बहुध्रुवीय बन गए हैं। ठीक है, अमेरिका एक शक्ति है, भारत भी एक शक्ति है, रूस एक अपने आप में एक शक्ति है, चाइना अपने आप में एक शक्ति है, यूरोप है वो अपने आप में एक शक्ति है। तो ये जो है बैलेंस ऑफ मतलब पावर के बहुत सारे सेंटर बन गए हैं, इसको अपन कहते हैं बहुध्रुवीयता। ठीक है, तो इसने इस तरह की जो इन्वायरमेंट हो गया है, तो जिसमें अब नॉन अलाइन मूवमेंट की इतना इंपॉर्टेंस रहा नहीं कि भाई दो गुट तो है नहीं, तो किसके अंदर सम्मिलित नहीं होना है। अब है वो अपन दूसरा देखते हैं, आर्थिक व्यवहार्यता का अभाव। आर्थिक व्यवहार्यता का अभाव, आर्थिक व्यवहार्यता का अभाव। आर्थिक व्यवहार्यता का अभाव। तो अपन लिखते हैं इसमें, शीत युद्ध काल में अधिकांश देश समाजवादी प्रकृति के थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्यता ली थी, लेकिन अब समाजवादी मॉडल की इतनी प्रासंगिकता नहीं रही है। तो इसलिए इसका है वो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया है। ठीक है, समाजवादी और जो या फिर जो है सरकार के नियंत्रण वाली जो अर्थव्यवस्थाएं थी, ठीक है, तो उनका है वो इम्पोर्टेंस अब है नहीं रहा। अब है वो वैश्वीकरण का दौर है। ठीक है, तो वैश्वीकरण के दौर में अब बाजार शक्तियां हैं वो ज़्यादा हावी हो गई है। यहाँ पे लिख दो बाजार शक्तियां हावी, बाजार शक्तियां हावी हो गई है। फिर ये देखो विभिन्न प्रकार के संगठन है, वो नए प्रकार के संगठन है वो आ रहे हैं, जैसे ब्रिक्स है, G7 है। ठीक है, तो इस तरह के संगठन है, आसियान है। तो ये संगठन है वो उनकी वजह से है वो अब इतनी इम्पोर्टेंस है वो नाम की रही नहीं। ठीक है, क्षेत्रीय संगठनों का प्रभुत्व है वो बढ़ गया है। G7, G20, ब्रिक्स, आसियान आदि क्षेत्रीय संगठनों का प्रभुत्व बढ़ गया। तो इनका प्रभुत्व बढ़ गया है, इसलिए नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का जो महत्व है वो थोड़ा सा कम हो गया है। फिर है नॉन अलाइन्ड मूवमेंट के गठन के बाद NAM नाम के गठन के बाद वर्तमान में सुरक्षा संबंधी चुनौतियों के पैटर्न में बदलाव आ गया है।
बदलाव आ गया है। ठीक है, मतलब पहले जैसी नहीं रही है। पहले चुनौतियां अलग तरह की होती थी, अब है वो नई तरह की चुनौती। अब साइबर सुरक्षा जैसी चुनौतियां आ गई है, जैसे साइबर क्राइम, साइबर क्राइम, ठीक है, अंतरिक्ष खतरे, अंतरिक्ष खतरे, ठीक है। तो उपग्रहों को है वो सैटेलाइट से उड़ा दिया जाता है, तो ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। साइबर क्राइम है, चुनौती है। तो इस तरह की चुनौतियां पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। पहले तो वो मिसाइलों से जो है परमाणु हथियारों का जो हमला है, उस तरह के चैलेंज ज़्यादा, ठीक है। फिर है देखो एक और इसमें महत्व है कि सदस्य देशों के मध्य है वो सहमति, सदस्य देशों के मध्य सहमति का अभाव, नाम के सदस्य देशों के मध्य सहमति का अभाव, सहमति का अभाव, जिससे फिर यहाँ पे लिख दो आगे, आर्थिक हित हावी हो गए, आर्थिक हित हावी हो गए, हावी हो गए हैं। अब देखो आर्थिक हित हावी हो गए, राष्ट्रीय हित, अब राष्ट्रीय हित में नहीं क्या रहा, आर्थिक हित सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी देश है उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी तो बाकी सारे हित है उसको साध सकता है। यदि अर्थव्यवस्था ही मजबूत नहीं होगी तो कोई भी देश है वो सैन्य शक्ति नहीं बन सकता, ठीक है। उसकी विदेश नीति ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो सकती। क्वेश्चन है 16वें भारत EU शिखर सम्मेलन में सहयोग के लिए बनी सहमति के प्रमुख, देखो यहाँ पे गलत लिखा, बिंदु यहाँ पे आएगा, बिंदुओं, यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है। तो ये पॉइंट्स को लिखना है। तो भाई जो 16वां शिखर सम्मेलन हुआ था भारत और यूरोपियन यूनियन के मध्य, कब हुआ, 2021 के अंदर ये हुआ था। इसके मध्य इसमें फिर बहुत सारे जो सहमति के बिंदु है वो मतलब क्षेत्र है वो सहमत हुए थे, जिनके ऊपर भारत और EU दोनों मतलब आपस में साझेदारी के लिए। तो उनको अपन को बिंदुओं को लिखना है, कौन कौन से बिंदु है, सहयोग के जो क्षेत्र है वो बने थे, ठीक है। तो उनको अपन को लिखना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 शब्दों में इसको लिखना है। तो अपन इसमें देखो लिखते हैं व्यापार और निवेश के अंदर है वो इसमें सहमति बनी है, साझा विदेश नीति है, ठीक है, और सुरक्षा है उसके ऊपर सहमति बनी है, ठीक है। फिर और भी जो अन्य क्षेत्र है, सामरिक सहयोग है, विकास सहयोग है, ठीक है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, इन सब के ऊपर है वो सहमतियां बनी है। तो इनको अपन एक एक करके लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो 16वां शिखर सम्मेलन कब हुआ, 2021 में, 16वां शिखर सम्मेलन, शिखर सम्मेलन, 16वां शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये पुर्तगाल के अंदर। तो इनको अपन एक एक करके देखेंगे क्या क्या तो सहयोग के बिंदु है। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले भारत और EU के मध्य, EU के मध्य 16वां शिखर सम्मेलन, 16वां शिखर सम्मेलन 2021 में पुर्तगाल में आयोजित किया गया था। 2021 में पुर्तगाल में आयोजित किया गया था, तो इसमें कुछ सहयोग है बिंदुओं, फिर इसमें निम्नलिखित
बिंदुओं पर सहयोग के लिए सहमति, पर सहयोग के लिए सहमति बनी। तो इसमें अपन लिखते हैं सबसे पहले एक साझा रक्षा और सुरक्षा, और साझा विदेश नीति और सुरक्षा, साझा विदेश नीति और सुरक्षा। तो भारत और ईयू दोनों है वो मतलब आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं दोनों देश, ठीक है। फिर उनको है समुद्री सुरक्षा की भी आवश्यकता है, दोनों को साझा विदेश नीति है उसको निर्मित करने की भी आवश्यकता है। चीन का मुकाबला करना है दोनों देशों को। भाई यूरोपियन यूनियन है उसका भी जो है प्रतिद्वंदी है, वो मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है? चीन है। भारत का भी मुख्य प्रतिद्वंदी है वो चाइना है। तो इनका एक साझा हित है, सुरक्षा के अंदर है, आतंकवाद के अंदर है, ठीक है। फिर हिंद महासागर में अपनी उपस्थिति बढ़ाने कि ईयू भी चाहता है कि हिंद महासागर के अंदर है वो अपनी उपस्थिति बढ़ाए। भारत तो हिंद महासागर के ऊपर भारत का प्रभुत्व है, ठीक है। तो दोनों है वो साझा हित है इनके दोनों के जुड़े हुए, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले चीन की जो है आक्रामकता है उसको दोनों देश है वो कम करना है, इसके लिए मुकाबला करने के लिए सहयोग आवश्यक है। चीन की आक्रामकता को कम करने के लिए सहयोग आवश्यक, के लिए सहयोग, ठीक है। फिर है हिंद महासागर क्षेत्र, ईयू ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। तो यहाँ पे दोनों देशों को है वो समान विदेश नीति की आवश्यकता है, समान सुरक्षा जो है प्रोटोकॉल्स है या फिर जो सहयोग है वो स्थापित करना है, उनकी आवश्यकता है। तो ठीक है, तो चीन को काउंटर करना है। तो चीन यहाँ पे है सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है, यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका है, भारत है, इन सबका सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी है वो चीन ही है। फिर दूसरा अपन देखते हैं, दूसरा सहयोग का क्षेत्र है व्यापार और निवेश क्षेत्र। क्या है? व्यापार और निवेश क्षेत्र। व्यापार और निवेश क्षेत्र। तो व्यापार और निवेश में है दोनों के बीच में काफी सहयोग है, वो एडवांस लेवल पे पहुंचा हुआ है। भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में जो है द्विपक्षीय व्यापार है वो 120 बिलियन डॉलर से अधिक हो चुका है, ठीक है। फिर है भारत जो नहीं यूरोपियन यूनियन है वो भारत के अंदर सबसे बड़े जो निवेशक है, मतलब जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं उनमें से एक है। लगभग 6000 से अधिक है वो यूरोपियन यूनियन की कंपनियां हैं वो भारत के अंदर निवेश कर चुकी है, ठीक है। फिर भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार गंतव्य है मतलब यूरोपियन यूनियन, और सबसे बड़ा जो मतलब निर्यात गंतव्य दूसरा सबसे बड़ा है, और दूसरा ही सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, ठीक है। अमेरिका सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, दूसरा यूरोपियन यूनियन है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं कि भारत है वो यूरोपियन यूनियन का एक सिस्टम था जीएसपी, जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, उसका एक बड़ा लाभार्थी रहा है। व्यापार और निवेश क्षेत्र में अपन लिखते हैं फिर भारत ईयू के जीएसपी व्यवस्था ठीक है का एक
बड़ा लाभार्थी, बड़ा लाभार्थी रहा है, लाभार्थी रहा है। ठीक है, जीएसपी जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। तो देखो ये ईयू के द्वारा भी दिया जाता था और अब यूरोप मतलब अमेरिका के द्वारा भी दिया जाता था। अमेरिका ने है वो जीएसपी सिस्टम है बंद कर दिया। तो इसमें क्या होता है कि कुछ वस्तुएं हैं उनको इंपोर्ट ड्यूटी है वो कम लगाते हैं। जैसे भारत निर्यात कर रहा है कुछ वस्तुओं को, तो अमेरिका है वो भारत को मान लो जीएसपी व्यवस्था दे रहा है, तो उसमें है कुछ वस्तुओं के ऊपर है वो इंपोर्ट ड्यूटी कम लगाते हैं, तो भारत का निर्यात है वो बढ़ता है और वहाँ पे ज़्यादा भारत की वस्तुओं की खपत होती है, जिससे भारत का है वो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम होता है। ठीक है, फिर अपन दूसरा इसमें लिखते हैं ईयू भारत में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है, ठीक है। तो कब से कब तक? 2000 से लेके 2022 तक। ठीक है, तो ईयू का जो एफडीआई है भारत में 101.26 बिलियन डॉलर रहा है 2000 से लेके 2022 तक ईयू से भारत को एफडीआई कितना रहा है? 101.26 बिलियन यूएसडी रहा है, फिर है ईयू भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और व्यापार निर्यात गंतव्य रहा है, मतलब वर्तमान में भी है दूसरा सबसे बड़ा भारत का व्यापारिक साझेदार है अमेरिका के बाद। फिर निर्यात गंतव्य भी दूसरा सबसे बड़ा है। फिर ईयू के लिए भारत है वो 10वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। मतलब ईयू की तुलना में भारत को जो ईयू से भारत को होने वाला व्यापार है वो बहुत कम है, बल्कि भारत से होने वाला ईयू को व्यापार काफी ज्यादा है। फिर 6000 से अधिक जो है कंपनियां हैं वो भारत के अंदर निवेश कर चुकी है। ईयू की 6000 से अधिक कंपनियां निवेश कर चुकी है, उसके बाद देखते हैं अपन सामरिक सहयोग। तो सामरिक सहयोग के अंदर क्या क्या है? ईयू है भारत के हितों का समर्थन करता है। ठीक है, फिर फ्रांस है, फ्रांस ने भारत को जो एनएसजी है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप है, जिसमें ड्यूल यूज टेक्नोलॉजी के लिए जो न्यूक्लियर फ्यूल्स है या फिर जो टेक्नोलॉजी है वो प्रदान करने में भारत उसका मतलब सदस्यता दिलाने के लिए भारत को मतलब भारत का समर्थन किया है उन्होंने। ठीक है, 2008 के अंदर। तो अपन तीसरा देखते हैं, रणनीतिक साझेदारी, रणनीतिक सहयोग।
EU भारत के हितों का समर्थन करता है, ठीक, समर्थन करता है। फिर 2008 में फ्रांस द्वारा भारत को NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की सदस्यता दिलवाने में सहयोग किया। ठीक है। फिर और इसमें क्या है, वैश्विक संस्थानों और विभिन्न मंचों के ऊपर है वो भारत का सहयोग करता है। ठीक है, तो ये भारत के जो EU है भारत के हितों का समर्थन करता है, इसमें ये लाइन आ चुकी है। उसके बाद देखते हैं अपन विकास सहयोग। ठीक है, EU के द्वारा भारत को है वो विकास सहयोग किया जाता है। SDG लक्ष्य को प्राप्त करने के अंदर है वो भारत को काफ़ी हेल्प करता है। ठीक है, तो उसमें देखो नेट जो है कार्बन इमिशन है उसके जो टेक्नोलॉजी प्रदान करने के लिए जो वैकल्पिक ऊर्जा के जो स्रोत है उसको डेवलप करने के लिए है वो EU के द्वारा समर्थन किया जाता है। तो अपन लिखते हैं इसमें विकास सहयोग। तो SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में भारत का सहयोग करता है। ठीक है, तो SDG लक्ष्यों को प्राप्त करने में फिर नेट जीरो एमिशन वैकल्पिक ऊर्जा, एक तो वैकल्पिक ऊर्जा ठीक है, फिर है शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने में सहयोग ठीक है, तो ये विकास सहयोग हो गया। उसके बाद अपन देखते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग है। ठीक है, 5 विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग। और प्रौद्योगिकी ये तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग में क्या है, कोविड-19 को काउंटर करने में, रोकने में, मतलब उसको हैंडल करने के अंदर। ठीक है, फिर है पार्टिकल रिसर्च है, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग है। तो इसमें आगे लिखते हैं कोविड-19 से बचाव, फिर अंतरिक्ष पार्टिकल रिसर्च, एक तो पार्टिकल रिसर्च
और अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग। ठीक है, तो ये तकनीकी सहयोग हो गया। कोविड-19 से बचाव के लिए जो है वैक्सीन निर्माण के अंदर सहयोग किया गया। ठीक है, पार्टिकल रिसर्च के लिए है, अंतरिक्ष जो टेक्नोलॉजी है उसको विकसित करने के अंदर जो वहाँ की जो स्पेस एजेंसी है उसके द्वारा भारत की स्पेस एजेंसी इसरो को सहयोग किया जाता है। ठीक है, फिर पर्यटन और संस्कृति है उसको जो विस्तार करने में है सहयोग प्रदान किया जाता है। छठा, पर्यटन और संस्कृति के प्रसार प्रसार, पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग। सांस्कृतिक, पर्यटन और संस्कृति लिखते हैं सिर्फ, है ना। के क्षेत्र में सहयोग, के क्षेत्र में सहयोग। देखो, एक तो जो यूरोप है वो भारतीय जो विद्यार्थी है और पर्यटक है उनके लिए एक जो है प्रसिद्ध जो आकर्षण का केंद्र रहा है, मतलब बेस्ट जो उनके लिए सुटेबल गंतव्य है। ठीक है, तो भारतीय पर्यटकों, भारतीय पर्यटकों एवं छात्रों के लिए यूरोपियन यूनियन प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहा है, तो ये एक पर्यटन और सांस्कृतिक सहयोग हो गया। उसके बाद है वो 16वां शिखर सम्मेलन जब हुआ था तो जो वीजा के जो नियम है उसको ज़्यादा इजी करने के लिए जो है समझौते को ऊपर सहमति बनी थी। तो 16वें शिखर सम्मेलन में वीजा व्यवस्था को सुगम और त्वरित करने के लिए, त्वरित करने के लिए और सुगम और त्वरित करने के लिए सहमति बनी। ठीक है, तो ये कुछ सहयोग के क्षेत्र थे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच। तो सहयोग के अन्य क्षेत्र अपन लिखते हैं इसमें। देखो, एक ब्लू इकोनॉमी है, नीली अर्थव्यवस्था है, उसको विकसित करने में। ठीक है, फिर इसमें ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन का एक इनिशिएटिव है, उसका नाम है ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। तो यूरोपियन यूनियन का जो ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव है वो भारत की जो ब्लू इकोनॉमी जो अर्थव्यवस्था है, ठीक है, नीली क्रांति को अपनाने हेतु भारत का जो आह्वान है या फिर भारत की जो पहल है उसके अनुरूप है। ठीक है, तो अपन लिखते हैं ब्लू EU का ब्लू ग्रोथ इनिशिएटिव। भारत के
ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा देने की आकांक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, तो ये हो गया नीली अर्थव्यवस्था का है। फिर बहुपक्षवाद और जो नियम आधारित व्यवस्था है उसको विकसित करने में वो ईयू का बड़ा मतलब योगदान हो सकता है। ठीक है, बहुपक्षवाद और नियम आधारित व्यवस्था लागू करने में सहयोग। ठीक है, फिर है कनेक्टिविटी की जो पहले है उनके द्वारा लिखी है। देखो ये 16वां जो शिखर सम्मेलन होता है उसके और भी बियॉन्ड है, वो जो सहयोग के क्षेत्र है पूरे ईयू और भारत के बीच में जो सहयोग के क्षेत्र है उनके कुछ पॉइंट्स है वो इनमें अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, फिर चीन की BRI, चीन की BRI पहल को काउंटर करने के लिए भारत यूरोप भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा पहल की घोषणा की गई है, घोषणा की गई है। ठीक है, तो ये हो गया जो कनेक्टिविटी की जो पहल है वो भारत और जो है यूरोप के मध्य। IMEC कॉरिडोर जिसको अपन ना कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? IMEC कॉरिडोर, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है IMEC कॉरिडोर। फिर है साझा इंडो पैसिफिक रीजन है, उसके अंदर मुक्त दोनों देश है, यूरोपियन यूनियन भारत है वो मुक्त और जो है खुला जो है हिंद महासागर है, जो नौवें की स्वतंत्रता है वहाँ पे उसको बनाए रखना चाहते हैं। क्वेश्चन है ASEAN+3। तो ASEAN+3 क्या है? देखो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड में लिखना है। तो ASEAN+3 के बारे में अपन देखते हैं। ये एक वार्ता मंच है आसियान का, जिसमें आसियान के 10 देश, तो क्या है ये प्रमुख आसियान का प्रमुख वार्ता मंच है, आसियान का प्रमुख वार्ता मंच। ठीक है, आसियान का प्रमुख वार्ता मंच है। देखो 1997 के अंदर है वो आसियान के देशों में आर्थिक संकट आया था। तब आर्थिक संकट के टाइम इन्होंने कुछ और देश थे जो पूर्वी एशिया के देश थे, ठीक, जैसे चीन है और उसमें दक्षिण कोरिया है, जापान है, इन देशों को इनके साथ सम्मिलित किया गया। तो इसमें क्या है, आसियान के 10 देश और 3 अन्य देशों के साथ। कौन कौन से देश थे? 3 देश, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन। ठीक है, तो इन्होंने मिला के अपना साझेदार बनाया।
अपना साझेदार बनाए। ठीक है, तो इस मंच को कहते हैं आसियान +3। ठीक है, तो ये कब 1997 में आसियान संकट आया था। कब? आसियान देशों के मध्य संकट। ठीक है, तो ये फिर इन्होंने कहा कि भाई 10 देश है, इनके आपसी सहयोग से कुछ नहीं होने वाला है, अपन और भी जो दूसरे देश है, बाकी दुनिया के देश है, उनके साथ भी है वो धीरे धीरे सहयोग बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे देखो आसियान +3 है, वैसे आसियान +1, आसियान +6 है, आसियान +8 है। ठीक है, तो अपन अलग अलग क्वेश्चन में इनके बारे में देखेंगे। तो लिखते हैं अपन, यह आसियान के 10 देशों और पूर्वी एशिया के 3 देशों, जापान, चीन और थर्ड है उत्तरी कोरिया के मध्य सहयोग के लिए एक क्षेत्रीय के लिए एक वार्ता मंच है। ठीक है, इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत 1997 में आसियान देशों में आए आर्थिक संकट के बाद की गई वार्ता मंच से। फिर इन 3 देशों को आसियान के साथ सहयोग के लिए साझेदारी समझौता हुआ। साझेदारी शुरू की। तो ये हो गया आसियान +3। वैसे आसियान +1 भी होता है, जिसमें क्या होता है कि जो आसियान के देश है, हर एक दूसरे जो नॉन आसियान कंट्रीज है, उनके साथ एक एक करके द्विपक्षीय वार्ता करते हैं, तो उसको कहते हैं आसियान +1। क्वेश्चन है G20, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 15 वर्ड। तो अपन को G20 के बारे में लिखना है। तो G20 क्या है? ठीक है, तो G20 है, देखो 20 विकसित और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है। विकसित है, तो विकसित देश भी इसमें सम्मिलित है, और विकासशील भी है, विकासशील। तो ये बड़ी अर्थव्यवस्था है 20, उन सबका बड़ी अर्थव्यवस्था है, उनका एक समूह है। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य इसका है वैश्विक वित्तीय स्थिरता है, उसको बनाए रखना है, और जो भी समस्या आती है वैश्विक अर्थव्यवस्था में, उनका समाधान करना है। तो जो आर्थिक मुद्दे हैं, राजनीतिक मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा होती है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों
के चुनौतियों को कम करना या चुनौतियों से निपटना, चुनौतियों से निपटना। ठीक है, तो इनमें देखो कितने देश है टोटल। अब देखो 18वां इसका शिखर सम्मेलन है, वो भारतीय अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कौन सा 18वां शिखर सम्मेलन? नई दिल्ली के अंदर आयोजित हुआ शिखर सम्मेलन। ठीक है, तो इसमें देखो अफ्रीकन यूनियन को सदस्यता दी गई। अब अफ्रीकन यूनियन AU जिसको अपन कहते हैं, तो AU को इसमें सदस्यता दी गई। अब इसमें 20 सदस्य नहीं रहे, अब इसमें 21 सदस्य हो गए हैं। ठीक है, अब देखो ये टोटल विश्व की जो GDP है उसका, अब पहले तो जो अपन पढ़ते थे कि 85% जो है उसकी GDP है, फिर 75% जनसंख्या उसका प्रतिनिधित्व करता है। तो अब वर्तमान में जो विश्व की जो GDP है उसका 88.9% GDP का 88.9% हो गया है। और विश्व की जो जनसंख्या है उसका जो 78.9% हो गया, जनसंख्या 78.9%। ठीक है, तो ये वर्तमान में स्थिति है AU के सम्मिलित अफ्रीकन यूनियन के सम्मिलित होने के बाद। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। और जो G20 के कंट्रीज है, कौन कौन से कंट्रीज है, ठीक है, वो अपन एक देखो इमेज में देखते हैं। देखो इसमें है, देखो अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, फिर रसिया है, मेक्सिको, जापान, इटली, इंडोनेशिया, इंडिया, जर्मनी, सऊदी अरब है, साउथ अफ्रीका है, साउथ कोरिया है, तुर्की है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब इसमें एक और नया सदस्य जोड़ दिया, इसको जोड़ा अफ्रीकन यूनियन, अफ्रीकन यूनियन को। तो अफ्रीकन यूनियन के सम्मिलित होने के बाद कितने हो गए? 21 सदस्य इसके हो गए हैं। तो लिखते हैं अपन G20 के बारे में। G20 विश्व, इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, वैश्विक अर्थव्यवस्था की चुनौतियों के समाधान के लिए विश्व की 20 बड़ी विकसित और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं का समूह है। ठीक है, तो कौन से देखो इसमें विकसित देश भी सम्मिलित है, विकासशील देश भी सम्मिलित है। ठीक है, फिर अपन लिखते हैं इनकी अफ्रीकन यूनियन। देखो फिर अपन थोड़ा सा अलग इसमें देखते हैं कि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। नई दिल्ली में आयोजित किया गया। फिर देखो इसके अंदर इसका अपडेट क्या था भाई, इसमें इस पे अफ्रीकन यूनियन को
G20 की सदस्यता देने पर सहमति बनी। ठीक है, तो ये हो गया G20 के बारे में। फिर इसमें आप और भी जो आपके पास स्पेस होता है तो और ऐड कर सकते हो कि भाई इसमें क्या क्या अपडेट हुआ। इसमें देखो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, उसका डिक्लेरेशन मतलब घोषणा की गई। IMEC कॉरिडोर है, उसकी घोषणा की गई। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को इसमें सम्मिलित किया गया। ठीक है, तो इन देशों के नाम भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो अब है इनकी देखो पूरी अफ्रीकन यूनियन को सम्मिलित करने के बाद GDP कितनी हो जाएगी, कुल GDP। ठीक है, तो कुल GDP 88.9%। ये कुल जनसंख्या वो हो जाएगी 78.9%। तो ये हो गया, मतलब अब है कि अफ्रीकन यूनियन के सम्मिलित होने के बाद की स्थिति है। उससे पहले 85% तो GDP थी और 75% है वो जनसंख्या थी। और विश्व के कुल क्षेत्र का 2/3 था, तो अब और ज्यादा हो गया है। हो गया G20 के बारे में। क्वेश्चन है, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस के महत्व और उससे जुड़ी चिंताओं के बारे में लिखिए। भाई एक तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस जिसको अपन कहते हैं GBA, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, इसकी घोषणा कब हुई? इसकी घोषणा की गई थी G20 का जो शिखर सम्मेलन 18वां शिखर सम्मेलन नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया था भारत की अध्यक्षता में। तो भारत, ब्राजील और अमेरिका के जो है इसके संस्थापक सदस्य हैं। तो इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी, हम ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है उसको लॉन्च कर रहे हैं। और है कि इसके जो जैव ईंधन की टेक्नोलॉजी है, जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए, तो उसके लिए वैश्विक प्रयासों को बढ़ावा देंगे, ताकि ये तो पेट्रोलियम पदार्थ है, जीवाश्म ईंधन है, उनके ऊपर निर्भरता है वो कम हो, और इसका जो जैव ईंधन बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो सस्ती बने, और उसके लिए सामूहिक प्रयास किए जाए। तो वो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का महत्व लिखना है अपन को, क्या क्या इससे फायदा होगा। तो इसके बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो है कि जो बड़े उत्पादक है, बड़े उपभोक्ता है, वो एक साथ आएंगे। ठीक है, फिर इंडस्ट्री है उसको बूस्ट मिलेगा। ठीक है, फिर है किसानों को फायदा होगा इससे, क्योंकि किसान अब देखो अन्नदाता से ऊर्जादाता के रूप में उनका इम्पोर्टेंस बढ़ेगी, महत्व बढ़ेगा। अब देखो किसानों को अब अभी तक है वो अपन अन्न उगाते हैं, वो सब्जियां उगाते हैं। ठीक है, कच्चे माल है वो उगाते हैं, कपास वगैरह उगाते हैं। ठीक है, तो उनको अपन है अन्नदाता कहते हैं। अब अन्नदाता से ऊर्जादाता की तरफ अब किसानों की जो है आय बढ़ने का जो सोर्स है वो एक और बनेगा। मतलब जैसे जैव ईंधन किससे बनता है भाई, जैविक अपशिष्ट होते हैं जो, ठीक है, फसलों के जो अवशेष है, पेड़ पौधों के, वनस्पति के जो अवशेष है, ठीक है, तो और इनसे जैव ईंधन है वो बनाया जाता है। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, किसानों को अतिरिक्त आय होगी और उनको ऊर्जादाता के रूप में मान्यता मिलेगी। ठीक है, तो अपन इसमें लिखते हैं महत्व और इससे जुड़ी चुनौतियां। तो लिखते हैं GBA का महत्व, GBA का महत्व। तो सबसे पहले ये क्या करेगा, प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिलेगा। यह टिकाऊ जैव ईंधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास, जैव ईंधन विकास के लिए प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देगा, वो वैश्विक प्रयासों में वृद्धि करेगा। ऐसे प्रयासों में वृद्धि करेगा। तो इससे जो है पूरी जो ग्लोबल एफर्ट्स है वो बढ़ेंगे, जिससे नई तरीके की टेक्नोलॉजी डेवलप होगी, जो जैव ईंधन को बनाना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर साथ में सेकंड, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता
निर्भरता कम होगी जिससे पर्यावरण ह्रास की दर कम होगी, इससे पर्यावरण ह्रास की दर कम होगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा फिर नेट जो जीरो इमिशंस का जो स्टैंडर्ड है वो जल्दी तो प्रयास मतलब जल्दी प्राप्त करने में आसानी होगी। फिर तीसरा नेट जीरो शुद्ध शून्य उत्सर्जन, लिखता हूँ हिंदी में, शुद्ध हिंदी में लिखता हूँ, शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान होगा। तो कैसे सहयोग प्रदान होगा? देखो भारत का लक्ष्य क्या है? नेट जीरो इमिशन जो है 2070 तक भारत का लक्ष्य है। भारत का लक्ष्य है शुद्ध शून्य उत्सर्जन को प्राप्त करना। ठीक है, तो भैया इसमें कैसे होगा? तो जैव ईंधन होता है ना, वो उसमें सल्फर नहीं होता है और वो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ठीक है, तो जैव ईंधन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें सल्फर नहीं होता, इसमें सल्फर नहीं होता। ठीक है, फिर अपन देखते हैं फोर्थ। तो इसके क्या क्या महत्व, क्या क्या फायदा, क्या क्या है। फिर है अपन लिखते हैं किसानों के लिए अतिरिक्त आय के स्रोत सृजित होंगे। किसान अन्नदाता से ऊर्जादाता की भूमिका में आ जाएंगे। तो किसान क्या होंगे? अन्नदाता से ऊर्जादाता की भूमिका में आ जाएंगे। फिर इससे देखो बड़े उत्पादकों वो बड़े उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाएगा। बड़े उत्पादकों व बड़े उपभोक्ताओं को बड़े उपभोक्ताओं को एक मंच पर लाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। फिर अपन देखते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है।
एक तो देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मान्यता प्राप्त मानक है, संहिता है, सिद्धांत, नियम है, उनको अंगीकरण और कार्यान्वयन में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जैव ईंधन से संबंधित संबंधित संहिताओं, मानकों ठीक है। तो इसके स्टैंडर्ड है, कोड ऑफ कंडक्ट्स है, ठीक है, संधारणीय सिद्धांतों, विनियमों, संधारणीय सिद्धांतों ठीक है, संधारणीय सिद्धांतों और विनियमों के विकास, विनियमों के विकास को अंगीकरण करने में और उसको अपनाने में, कार्यान्वयन में मदद करेगा। अंगीकरण करने वो कार्यान्वयन में मदद करेगा, कार्यान्वयन में मदद करेगा। फिर एक तो स्टैंडर्ड विकसित होंगे, संहिताएं विकसित होगी, नए सिद्धांत बनेंगे, ठीक है, फिर उसके लिए रेगुलेशंस होगा, तो उन सबको स्वीकार करने में और उनको क्रियान्वयन करने में आसानी होगी, वैश्विक प्रयासों को आसानी होगी, ठीक है। फिर देखो और अपन देखते हैं इसमें 6-7, ठीक है। फिर GBA ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के द्वारा। तो भारत की स्थिति, वैश्विक स्थिति मजबूत होगी के को लॉन्च करने के कारण, इसके कारण भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होगी, तो ये महत्व तो बढ़ेगा भारत का कि भारत ने कोई इनिशिएटिव लिया है पूरे विश्व के लिए, ठीक है। तो भारत ने पहले भी जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, उसका एक है इनिशिएटिव लिया गया था, तो उससे भारत की ग्लोबल इमेज है उसमें बढ़ोतरी हुई। फिर है इसमें छठा, 7वां अपन लिखते हैं, ठीक है, तो रोजगार के साधनों का विकास होगा, रोजगार के साधन विकसित होंगे। जैसे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस है, तो जैव ईंधन के अंदर जो भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, इंडस्ट्री डेवलप होने से उसमें रोजगार के साधन डेवलप होंगे। फिर है कि भाई जो उपयोग परिवर्तन है, मतलब ईंधन का जो उपयोग में परिवर्तन का पैटर्न है, वो नया पैटर्न आएगा, नया चेंज होगा, ठीक है। तो पूरी इंडस्ट्री है उसमें परिवर्तन आएगा। फिर प्रौद्योगिकी डेवलप करने, विकास करने और उसका निर्यात करने में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। 7, 8 जैव ईंधन से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास देखो, प्रौद्योगिकी डेवलप करेंगे तो इंडस्ट्री जो उसमें निर्यात उपकरण है वो बनेंगे, विकास उपकरण निर्यात से भारतीय उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा, उद्योगों को
बढ़ावा मिलेगा। फिर है ये गठबंधन क्या करेगा, वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। जीबीए वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। वैश्विक सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये सबके साथ है वो एक साथ सहयोग स्थापित करेगा, जिससे सभी देशों के मध्य बॉन्डिंग है वो मजबूत होगी। पूरे जो विश्व की भावना है, विश्व एक जो जैसे भारत के द्वारा थीम दी गई है G20 शिखर सम्मेलन की, वसुधैव कुटुंबकम है, उसकी भावना में वृद्धि होगी। ठीक है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का जो है थीम है, उसको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। फिर अपन देखते हैं इसमें चुनौतियां क्या क्या है। जीबीए से संबंधित चुनौतियां, जीबीए से संबंधित चुनौतियां, ठीक है। तो चुनौतियां क्या क्या है, तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या चुनौती है। वही है प्रौद्योगिकी हस्तांतरण है, वो जैसे विकसित देश है वो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने में इतना आसानी से मानते नहीं है। ठीक है, तो ये समस्या है सबसे बड़ी। यूएसए जैसे विकसित देश, जैसे विकसित देश प्रौद्योगिकी हस्तांतरण टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, हस्तांतरण के लिए इच्छुक नहीं होंगे। तो ये देश है वो ज़्यादा इच्छुक नहीं है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने में, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी होगी, भूमि उपयोग में परिवर्तन है। ठीक है, जल का अधिक दोहन होगा, फसल के लिए अधिक भूमि का उपयोग होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, भूमि उपयोग में परिवर्तन, भूमि उपयोग में परिवर्तन। ठीक है, फिर है जल का अधिक दोहन ठीक है, फिर क्या है, गैर खाद्य फसलों के अधिक उत्पादन से खाद्य सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक समस्या है। फिर अपन देखते हैं कि सतत वित्त पोषण जो तंत्र है उसके लिए सहमति बनाना बहुत ही मुश्किल है। थर्ड यहाँ पे आएगा, है ना, सतत वित्त पोषण मतलब लगातार वित्त पोषण जो उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। ठीक है, सतत वित्त पोषण को उपलब्ध करवाना एक बड़ी चुनौती है। वे तंत्र की जो सतत वित्त पोषण तंत्र की स्थापना करना एक बड़ी चुनौती। जो सतत वित्त पोषण है वो प्राप्त नहीं हो सकता है, मतलब मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल टास्क है, बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, फिर जैव ईंधन पर आयात प्रतिबंधों से जुड़ी समस्याएं। फिर फोर्थ है जैव ईंधन से जुड़ी आयात प्रतिबंधों
वनों की समस्या कि भाई है कोई भी देश है वो अलाउ करता है कि नहीं करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, ठीक है, आयात तो जो जैव ईंधन है उसका आयात करना निर्यात करना, उसमें भी कुछ समस्याएं आ सकती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। इससे संबंधित जीबीएस से संबंधित चुनौतियाँ। क्वेश्चन है आईएमसी गलियारे के भू राजनीतिक महत्व को लिखिए। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स में लिखना है इसको। ठीक है, तो आईएमसी गलियारे का भू राजनीतिक महत्व क्या क्या है भाई, ये गलियारा क्या है पहले तो अपन समझते हैं इसको। आईएमसी कॉरिडोर, आईएमईसी गलियारा, ठीक है। तो इसके महत्व को लिखने के लिए पहले हमें इसके बारे में पढ़ना होगा। तो आईएमसी कॉरिडोर का पूरा नाम है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। आर्थिक गलियारा है। भारत मध्य पूर्व के जो देश है, अरब की खाड़ी है, अरब के देश है, यूएई है, सऊदी अरब है, ठीक है, इजराइल है, इन देशों के मध्य आगे फिर मतलब इसमें जॉर्डन वगैरह भी सम्मिलित है, वहाँ से होते हुए जो है यूरोप तक ये पहुँच सुनिश्चित करेगा। तो इसमें अलग अलग नेटवर्क है वो जुड़े हुए, जैसे इसमें शिपिंग नेटवर्क है, इसमें रेलवे नेटवर्क है, सड़क नेटवर्क है, इसमें हाई स्पीड डेटा केबल है, हाइड्रोजन पाइपलाइन है इसमें, ठीक है, फिर इसमें विद्युत की जो है पाइप मतलब केबल है वो भी इंस्टॉल की जाएगी। ये सब नेटवर्क है, इनके द्वारा पूरे कॉरिडोर को विकसित किया जाएगा। ठीक है, फिर ये कहाँ से कहाँ तक, जैसे ये भारत है यहाँ पे, ठीक है, इधर है मान लो अरब की खाड़ी है, यहाँ पे अरब के देश है, तो यहाँ से ऐसे शिपिंग मार्ग से आएंगे, फिर यहाँ पे रेलवे नेटवर्क होगा, रेलवे नेटवर्क से फिर आगे यूरोप तक पहुँचा जाएगा आगे सड़क मार्ग से। तो ये आईएमसी गलियारा है, ठीक है। तो आईएमसी गलियारा के द्वारा इसकी जो घोषणा है वो अभी G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ है, 18वां शिखर सम्मेलन भारत की अध्यक्षता में, तो इसमें इसके ऊपर MOU साइन किया गया। तो अब देखो एक G7 देशों की पहल है, उसका नाम है PGII। तो इसमें 2 प्रोजेक्ट है वो इसमें मतलब प्रस्तावित है कि एक तो आईएमसी गलियारा है, एक दूसरा है ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर। तो उनमें से आईएमसी गलियारा के बारे में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए मतलब ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की एक परियोजना है, पूरी श्रृंखला है PGII। तो ये हो गया। फिर इसका तो भू राजनीतिक महत्व क्या है, एक तो भाई देखो मेन इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि PGII जो है ना, इसका जो मेन उद्देश्य है वो चीन की जो BRI परियोजना है उसको काउंटर करना। चीन की BRI परियोजना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI परियोजना को काउंटर करना, प्रतिसंतुलित करना, ठीक है। तो ये एक इम्पोर्टेंट इसका जो है भूमिका है। फिर अपन देखते हैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की जो ये तो काउंटर करते हैं। फिर ये सभ्यताओं का एकीकरण है, महाद्वीपों के एकीकरण की एक परियोजना है, ठीक है। तो इनके द्वारा है महाद्वीपों सभ्यताओं और अमेरिका के जो समर्थित देश है, ये मेनली जो G7 के जो कंट्रीज है, विकसित देश है, उनके द्वारा ये शुरुआत की गई PGII की। उसके तो फिर इसमें भारत भी इसका सदस्य है ही है, ठीक है। तो इससे सभ्यताओं का एकीकरण होगा, महाद्वीप जुड़ेंगे आपस में। फिर अपन देखते हैं इसमें पाकिस्तान की जो ओवरलैंड जो कनेक्टिविटी है, जैसे मान लो भारत को यूरोप तक जाना है ज़मीन के द्वारा, तो पाकिस्तान से होके जाना पड़ेगा, ईरान होके। तो पाकिस्तान का जो ओवरलैंड कनेक्टिविटी के ऊपर वीटो है उसको यहाँ पे बाईपास कर दिया गया है। भाई अब है हम भारत की जो पहुंच है वो सीधी शिपिंग के द्वारा है, अरब के देशों तक है, फिर आगे अरब की खाड़ी से फिर यूरोप तक भारत सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग के द्वारा वहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है। इससे फिर पाकिस्तान का जो बीच में जो अड़चन पैदा करने का जो टारगेट रहता है वो बाईपास हो जाएगा। फिर अरब के देशों के साथ भारत का रणनीतिक जुड़ाव होगा, अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ावा मिलेगा। फिर है अफ्रीका के अंदर जैसे PGII की दूसरी परियोजना है ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर है। हो सकता है कि आईएमसी और जो है ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर है उसको आपस में जोड़ दिया जाए, तो भारत की पहुंच है वो अफ्रीका के देशों तक भी हो सकती है। तो ये भारत के लिए इसका बहुत ही रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है ये प्रोजेक्ट। तो इनके बारे में लिखते हैं अपन। तो इसके बारे में अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन लिखते हैं। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में आईएमसी आर्थ गलियारा विकसित करने के लिए
के लिए MOU किया गया ठीक है। फिर इसमें शिपिंग, रेलवे और सड़क मार्ग द्वारा यूरोप तक पहुंच सुनिश्चित होगी। वो यूरोप तक पहुंच है वो सुनिश्चित होगी। वह यूरोप से व्यापार में 40% की वृद्धि होगी। वृद्धि की संभावना है ठीक है। तो 40% इसमें वृद्धि हो सकती है। तो भू राजनीतिक महत्व अपने इसके लिखते हैं, इसके भू राजनीतिक महत्व। IMEC के भू राजनीतिक महत्व भू राजनीतिक महत्व क्या है? सबसे पहले अपन देखते हैं। तो चीन को काउंटर करने की ये परियोजना है ठीक है। तो चीन की BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रोड पहल को प्रतिसंतुलित करने को प्रतिसंतुलित में सक्षम दोस्तों को जो देश है बीच में जो आते हैं ठीक है इस गलियारे के, तो अरब के देश, इनके सामने एक दूसरा विकल्प BRI के अलावा दूसरा विकल्प उपलब्ध होगा। देशों को BRI का विकल्प प्रदान करना कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का तो है विकल्प होना चाहिए देशों के पास कुछ न कुछ। फिर है सभ्यताओं के एकीकरण में ये परियोजना है वो काफी मजबूत साबित हो सकती है। फिर महाद्वीपों एवं सभ्यताओं के एकीकरण में यह परियोजना बहुत ही उपयोगी है। अमेरिका के विश्वस्त भागीदारों, अमेरिका के क्षेत्रीय भागीदारों में सहयोग में वृद्धि होगी। तो अमेरिका के जो पुराने जो सहयोगी है जैसे तुर्की वगैरह है, इजराइल है, यहाँ पे सऊदी अरब है, UAE है, भारत है, तो इनमें आपसी सहयोग है वो बढ़ेगा
ठीक है। तो कनेक्टिविटी प्रदान होगी तो ये एकीकरण बढ़ेगा। ठीक है, तो ये रणनीतिक अवसर है। फिर अपन देखते हैं पाकिस्तान की ओवरलैंड कनेक्टिविटी वीटो को तोड़ना। पाकिस्तान की ओवरलैंड कनेक्टिविटी वीटो को तोड़ने में सहायक। तो पाकिस्तान बीच में आता है। तो पाकिस्तान को ओवरलैंड कनेक्टिविटी में वीटो मिला हुआ है कि ज़मीन से अपन यदि जाते हैं तो पाकिस्तान तो है बीच में, उसके परमिशन के बिना हम आगे नहीं जा सकते। तो भारत ने है यहाँ पे। फिर शिपिंग नेटवर्क है, समुद्री मार्ग में तो बीच में नहीं आ सकता। तो समुद्री मार्ग के द्वारा भारत है वो सऊदी अरब मतलब अरब के देशों तक पहुँचेगा। अरब से फिर आगे शिपिंग नेटवर्क मतलब शिपिंग नहीं, सड़क मार्ग और रेलवे मार्ग के द्वारा यूरोप तक पहुँच को सुनिश्चित करेगा। फिर यूरोप तक ओवरलैंड जुड़ाव के लिए पाकिस्तान बाधा बना हुआ था। IMEC द्वारा पाकिस्तान को बाईपास कर वीटो तोड़ दिया। ठीक है, तो पाकिस्तान है बाधा बना हुआ था ये, और ये इसे IMEC कॉरिडोर ने इसे वीटो को तोड़ दिया। तो ये भारत के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट मतलब फायदे की बात है। फिर है अरब देशों के साथ भारत का रणनीतिक जुड़ाव बढ़ेगा जिससे भारत की एक्ट ईस्ट नीति एक्ट वेस्ट नीति है ना, पश्चिम की ओर देश, एक्ट वेस्ट नीति को बढ़ावा मिलेगा। तो एक्ट वेस्ट नीति है उसको भारत की उसको बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो ये भारत को फायदा होगा भाई। मध्य पूर्व के जो देश है भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इनके साथ भागीदारी बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर देखो ये अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर अंतर क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाकर अरब देशों में शांति बहाली में अपना योगदान दे सकता है। शांति बहाली व
राजनीतिक तनाव, राजनीतिक तनाव तनाव को कम करने, कम करने तथा शांति बहाली व राजनीतिक तनाव को कम करने में सहयोग कर सकता है, सहयोग कर सकता है, कर सकता है। फिर अपन देखते हैं इसमें, क्षेत्र में शांति के लिए बुनियादी ढांचा बनने की संभावनाएं रखता है। क्षेत्र में शांति के लिए बुनियादी ढांचा बनने की संभावना रखता है। शांति के लिए बुनियादी ढांचा मतलब है कि ये भाई ये जब IMEC कॉरिडोर डेवलप होगा तो आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। तो इसमें राजनीतिक जो है तनाव वो कम होंगे और शांति स्थापित होगी। तो ये शांति के लिए बुनियादी ढांचा इसको अपन मान सकते हैं, ठीक है। फिर अफ्रीका में भारत की रणनीतिक भूमिका निभाने में ये सहयोगी हो सकता है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप में भारत की रणनीतिक भूमिका बढ़ाने में सहयोगी हो सकता है, ठीक है। तो देखो कैसे, क्योंकि देखो इसका जो ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर विकसित करने की अमेरिका और EU की जो योजना है, इसके तहत IMEC को दक्षिण अफ्रीका तक है वो बढ़ावा दिया जा सकता है, क्योंकि ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर को विकसित करने की अमेरिका और EU की परियोजना है। अमेरिका, देखो मैंने कहा था आपको PGI के तहत 2 परियोजनाएं सम्मिलित है, एक तो IMEC कॉरिडोर है, एक ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर है। तो ये EU और जो अमेरिका है, इनकी योजना है कि एक ट्रांस अमेरिकन कॉरिडोर है, इसको हम IMEC कॉरिडोर से जोड़ेंगे। तो यदि IMEC कॉरिडोर से जुड़ जाता है तो IMEC के तहत भारत जुड़ा हुआ है, तो भारत की पहुंच है वो अफ्रीका के देशों तक हो जाएगी। अमेरिका और EU, यूरोपियन यूनियन की ट्रांस अफ्रीकन कॉरिडोर को विकसित करने की योजना के तहत IMEC कॉरिडोर को अफ्रीका तक बढ़ाया जाएगा, अफ्रीका तक बढ़ाया जाएगा, जिससे भारत की पहुंच है वो अफ्रीका तक बढ़ेगी, जिससे
क्वेश्चन है अफ्रीकी संघ, अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन क्या है? एयू। अफ्रीकन यूनियन एक अफ्रीकी देश, अफ्रीका के जो 55 देश है उनका एक संगठन है। अफ्रीका के कितने? 55 देशों का संगठन है। 55 देशों का संगठन है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना हुई 2002 में। 2002 में कहाँ पे? डरबन एक शहर है दक्षिण अफ्रीका का। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है। तो इसका देखो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि अफ्रीका के अंदर है एकता है, सौहार्द, इसको बढ़ावा देना है। ठीक है। फिर है दक्षिण की जो राजनीतिक आर्थिक एकीकरण है और वैश्विक दक्षिण है उसमें सहयोग स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूज में क्यों रहा है? तो न्यूज में ये इसलिए रहा है क्योंकि G20 जो देश है, G20 देश में पहले कितने देश थे? 19 देश थे। ठीक है, पहले था। फिर एक यूरोपियन यूनियन इसमें सम्मिलित था, तो टोटल 20 थे। अब इसके अंदर AU को भी सम्मिलित कर लिया गया है। तो ये क्या है? अफ्रीकन यूनियन 21वां सदस्य है G20 का, 21वां सदस्य। तो देखो ग्लोबल साउथ है, जो तीसरी दुनिया के देश है, उनको और मतलब प्रतिनिधित्व देने के लिए G20 के अंदर तो है ये अफ्रीकन यूनियन को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो अपन लिखते हैं इसके बारे में। अफ्रीकन यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के 55 देशों का संगठन है। फिर है इसकी स्थापना 2002 में डरबन दक्षिण अफ्रीका में की गई। दक्षिण अफ्रीका में की गई। अब देखो ये अभी चर्चा में क्यों है? ठीक है, अफ्रीकन यूनियन को फिर इसके बारे में थोड़ा सा अपन और लिख देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य अफ्रीकी देशों के बीच एकजुटता और सौहार्द को बढ़ाना और राजनीतिक और सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। इसका उद्देश्य अफ्रीका में सहयोग व सौहार्द बढ़ाना, वो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक और आर्थिक एकीकरण में तेजी लाना। ठीक है, तो ये इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य है। ठीक है, फिर है ये चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि G20 की जो 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ भारत में। ठीक है, G20 के 18वें शिखर सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को स्थायी सदस्यता
G20 की स्थायी सदस्यता दी गई, को G20 की स्थायी सदस्यता दी गई, स्थायी सदस्यता दी गई। तो ये हो गया अफ्रीकन यूनियन की। फ्लिकी आरएस मेंस क्वेश्चन बैंक में 7500 क्वेश्चन हैं जो 24 सब्जेक्ट के, जो भी आपके 315 टॉपिक करंट अफेयर सहित हमने इसमें फ्रेम करे हैं, उसमें जो आपके 7500 क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सिलेबस को कवर करते हुए पेपर 4 को भी, हिंदी इंग्लिश को भी हमने कवर करा है। तो अभी आपके चारों के चारों पेपर कवर हो जाते हैं, सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छी तैयारी हो जाएगी, इतने आइडियाज़ मिल जाएंगे और इनिशियली आपको इतने सारे क्वेश्चन ही मिल जाएंगे जिससे भी आपके लिए ये पता रहेगा कि ये चीज़ें आ सकती हैं या ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक कंप्लीट तैयारी का पूरा पैकेज बना है। क्वेश्चन बैंक आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाला है। पढ़ाई करिए फ्लिकी क्वेश्चन बैंक के साथ। धन्यवाद।